नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की तारीख है 2 मई 2022 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल गगन के बारे में है। गगन की फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लाइव ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। किसको यूज करके? गगन बेस्ड एलपीवी अप्रोच प्रोसीजर को यूज करके। ये क्या है गगन बेस्ड एलपीवी प्रोसीजर? गगन बेस्ड एलपीवी अप्रोच प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है? जनरल एयरक्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि लैंडिंग में जब एयरक्राफ्ट को प्रॉब्लम आती है या जो डिले होता है, ठीक है, और डाइवर्जन होता है, उन चीज़ को रिड्यूस करने के लिए इसको क्या नाम यूज किया जाता है। जैसे कुछ एयरक्राफ्ट में क्या होता है कि जो हमारा वो लैंडिंग सिस्टम जो इतना वो क्या नाम, जो लैंडिंग सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो लगी होती है, मगर कुछ एयरप्लेन में नहीं लगी, तो उनके लिए ये एक लाइट ट्रायल कंडक्ट किया गया जिसको यूज करके कि उनकी सेफ लैंडिंग और एक बैड वेदर में भी सेफ लैंडिंग कराया जा सके। ठीक है, इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। एलपीवी है क्या? एलपीवी हमारा एक सैटेलाइट बेस्ड प्रोसीजर है जिसका यूज एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए किया जाता है। एलपीवी जो है ये क्या है, जो एयरपोर्ट्स पे जो आपके एयरपोर्ट जो है वो जो लैंड होते हैं, वो अगर उनको क्या नाम, उनमें इंस्ट्रूमेंट जो एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट फॉर लैंडिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो उनकी सेफ लैंडिंग कराता है एलपीवी अप्रोचेस। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो काफ़ी बेनिफिशियल है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, पुअर वेदर और लो विजिबिलिटी कंडीशंस में ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आगे बढ़ते हैं, गगन के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। गगन जो है ये स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है जिसको इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर डेवलप किया है। ये आपको बेस्ट पॉसिबल नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम ऑफ सैटेलाइट है और प्लस जो आपके ग्राउंड लेवल पे जो स्टेशन होता है, क्योंकि देखो सैटेलाइट कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड होगी ना ग्राउंड पे। जो सैटेलाइट का सिग्नल, सैटेलाइट जो सिग्नल रिसीव करेगी, हम ग्राउंड से भेजेंगे, सैटेलाइट से जो सिग्नल आएगा, कोई तो रिसीवर होगा ना, सेंडर रिसीवर। तो ग्राउंड पर जो स्टेशन होगा और जो सैटेलाइट का सिस्टम है उसका एक क्या नाम, पूरा मतलब कोहेसन है। और ये क्या करता है, ये एज ए जीपीएस का, जैसे कि जीपीएस जो हमें बताता है आपकी पोजीशन बताता है, उसकी पोजीशन में भी एग्जैक्ट करेक्शन करता है कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। मतलब 100% तो नहीं, पर हाँ बेस्ट पोजीशन, जो बेस्ट एक्यूरेसी के साथ आपकी पोजीशन को बताता है कि फ्लाइट आपकी एग्जैक्ट किस क्या नाम कोऑर्डिनेट में है, किस में नहीं है, कहाँ पे है, अब कितनी स्पीड से चलिए, वो चीज़ें सब बताता है। ये अपनी तरह का पहला ऐसा सिस्टम है जो कि इंडिया के और उसकी नेबर कंट्रीज के लिए इक्वेटोरियल रीजन में डेवलप किया गया है। इसको डीजीसीए ने, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ये जो आपकी डीजीसीए है, ठीक है, उसको 2015 में इसको सर्टिफाई किया गया था। ठीक है, ये ऐसे अपनी तरह में ये 4 ऑगमेंटेड बेस्ड सिस्टम है। जो इंडिया का जो है वो गगन है, इसके बारे में हमने अभी जाना। यूएस का वास है, यूरोप का इग्नोस है और जापान का एमसास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ये कौन कौन सी सर्विस आपको ऑफर करता है। देखिए, एविएशन फील्ड में सर्विस ऑफर करता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में देखो, अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के कहाँ पे कितना डेंस फॉरेस्ट है, कितना आपका रियर फॉरेस्ट है, कहाँ पे फॉरेस्ट मांग, इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई करेगा, मैनेज करेगा, चीज़ों को डिटेक्ट करेगा। रेलवे सिग्नलिंग में, साइंटिफिक रिसर्च में, एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ में, नेचुरल रिसोर्स का और लैंड के मैनेजमेंट में, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मोबाइल में, टूरिज्म में। ये कुछ इसके सर्विस के एरिया है जिसमें अपनी सर्विस ऑफर करेगा। अब इसका कवरेज कौन कौन से एरिया को ये कवर करता है। देखिए, ये अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया का जो इक्वेटोरियल, ये आप ये कह लीजिए इक्वेटोरियल जो रीजन है, जो कि हमने पीछे देखा भी था कि भाई ये आपका जो इक्वेटोरियल रीजन की जो कंट्रीज है उनको ये सर्व करता है। तो अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया के जो ये इसमें फैला हुआ है रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में। अब ये लगभग 45 रेफरेंस स्टेशन जो कि आपके अर्थ पर होंगे उनको ये कैटर करता है। ठीक है, ये आपका क्या है कि ये जो सिविल एरोनॉटिकल नेविगेशन जो सिग्नल, ये कंसिस्टेंट है किसके साथ, ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड और रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है उनके साथ ये आपका कंसिस्टेंट है। यानी कि जो उनका अपना वो है तो उसके साथ ही कंसिस्टेंसी शो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला आर्टिकल हमारा देखिए, जो मेंथोल सिगरेट्स और फ्लेवर्ड सिगार्स है उन पे बैन को लेकर है। अभी हाल ही में क्या क्या हुआ, जो यूएस का एफडी है यानी कि फूड एंड आपका जो ये डिपार्टमेंट है ये उसका फूड का, ठीक है, उसने क्या किया है इसमें मतलब मेंथोल जो सिगरेट और फ्लेवर सिगरेट पे बैन लगा दिया है। क्यों बैन लगाया है उसके बारे में अभी जानेंगे। इंडिया में तो क्या है कि मेंथोल सिगरेट की जो है सेल होती है उसमें बैन नहीं है। 2012 में ब्राज़ील ऐसा पहला कंट्री बन गया था जिसने मेंथोल सिगरेट पे बैन लगाया था। 2019 में इंडिया ने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पे बैन लगाया, ना कि मेंथोल सिगरेट पे। अब इसके बैन के पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहला तो रीज़न ये है, जब हम देखिए कोई अगर स्मोकिंग करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो थ्रोट है, गले में इरिटेशन होती है, जो हार्शनेस होती है उसकी, वो इसको मेंथोल जो है कहीं ना कहीं उसे रिड्यूस कर देता है और थोड़ा सा एक आनंद का अनुभव देता है, यानी कि उसे अच्छा लगता है। तो ये जो अच्छा लगने की एक वो है फीलिंग है, ये इसको और बढ़ावा देती है कि आप और स्मोकिंग करो, यानी कि आपका ये आपका एडेप्शन की तरफ एडेप्ट हो जाता है आप इस चीज़ के। तो ये इसलिए ज़्यादा खतरनाक है, तो इसी वजह से इस पर बैन लगाया है। ये क्या करता है कि आपका जो मेंथोल सिगरेट है ये आसानी से मतलब आदमी को लत लग जाती है इसकी, ठीक है। ये एक अपील करता है कि और पियो इस टाइप का। तो मेंथोल क्या करता है, निकोटीन के साथ ब्रेन में जाके इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो उससे एक निकोटीन का एडिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। जो मेंथोल सिगरेट है वो ज़्यादातर देखने को ये मिला है कि 85% जो ब्लैक अमेरिकन्स है लगभग उनमें ये पिया जाता है और वाइट अमेरिकन लगभग 30% इसको पीते हैं, ठीक है। अब जो स्टेटस जान लेते हैं कि इंडिया में तंबाकू कंज्यूमशन का क्या स्टेटस है। अगर देखा जाए तो ग्लोबल यूथ तंबाकू सर्वे के अकॉर्डिंग तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ तंबाकू का है, ठीक है। इसमें 268 मिलियन तंबाकू यूजर्स वर्ल्ड में है, जिसमें से 13 लाख लगभग हर साल तंबाकू की जो रिलेटेड डिसीज होती है उसकी वजह से मर जाते हैं और 10 लाख तो उसमें से तंबाकू की वजह से मरते हैं। इंडिया का जो इकोनॉमिक बर्डन है तंबाकू चैविंग की वजह से, तंबाकू कंज्यूमशन की वजह से इकोनॉमिक बर्डन है 1,77,340 करोड़ का आता है एनुअल बर्डन। इसका इम्पैक्ट क्या, बैन का इम्पैक्ट इंडिया पर अगर क्या पड़ेगा अगर इंडिया में बैन हो जाए। देखिए सबसे पहले तो लॉजिस्टिक इशू आएंगे आपके, फिर दूसरा ये आएगा कि इसकी देखिए कोई चीज़ जो जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी वो या तो बैन हो जाए या उसकी क्या नाम वो क्या नाम सप्लाई कम हो जाए तो उसकी स्मगलिंग बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया इस चीज़ को टैकल करने के लिए। देखिए डब्ल्यूएचओ का जो एक प्रोग्राम है एफसीटीसी यानी कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल, तो उसको उसको इंडिया ने एडॉप्ट किया हुआ है। एक है कोटपा 2003 में जो आया था, यानी कि सिगरेट्स एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट, इसके थ्रू जो इंडिया टबैको कंज्यूम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। प्रोमलगेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंसेस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ऑर्डिनेंस 2019 में आया था। नेशनल टबैको क्विट लाइन सर्विसेज और एम सेसेशन प्रोग्राम, ये कुछ इनिशिएटिव थे जो इंडिया ने टबैको को कंट्रोल करने के लिए लिए हुए। और आप जानते नशा मुक्त भारत ये भी चलाया हुआ है। अगला हमारा आर्टिकल है स्लोथ बियर के बारे में। स्लोथ बियर के बारे में ये न्यूज़ में क्यों आया, देखिए झारखंड में दो स्लोथ बियर जिनको पकड़ के ले जाया जा रहा था वो उनको रेस्क्यू किया गया, उनको छुड़वाया गया। किसके द्वारा छुड़वाया गया, पीपल्स फॉर एनिमल ग्रुप के द्वारा। पीपल फॉर एनिमल ग्रुप ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेनका गांधी ने फाउंडर जो है मेनका गांधी है, ठीक है। अब स्लोथ बियर के बारे में जान लेते हैं। स्लोथ बियर कहाँ पर मिलता है, श्रीलंका, इंडिया, भूटान, नेपाल के ज़्यादातर लो लैंड एरियाज में मिलता है। स्लोथ बियर ज़्यादातर तो ये क्या कहते हैं टर्माइट्स को, जो दीमक होती है, एंट होते हैं, चींटी होती है, उनको खाते हैं। और ये जो अपने बच्चे होते हैं अपनी बैक पे कैरी करते हैं बंदर की तरह, यानी कि ठीक है जैसे बंदर अपनी बैक पे अपने बच्चों को, ठीक है वो सॉरी बंदर नहीं, बंदर तो जो बंदर होते हैं पीठ पे भी कैरी करते हैं। इवन अपनी जो नीचे का हिस्सा होता है उनका जो स्टोमक होता है उस पर भी वो पकड़ के चलते हैं उनके बच्चे। तो ये नहीं कहा जा सकता बंदर, पर हाँ ये के लिए पीठ पे वो कैरी करते हैं, ठीक है। अब ये क्या शहद के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, इनका नाम हनी बियर भी रखा हुआ है, ठीक है। जो स्लोथ बियर होता है ये हाइबरनेट नहीं करते, यानी कि सोते नहीं है इस तरह से कि खा पी के अपने सो गए, ठीक है। स्लोथ बियर की हैबिटेट के बारे में जाने।
ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो इंडिया के और श्रीलंका के उनमें ज़्यादा मिलते हैं। अब इनके प्रोटेक्शन की बात हम करें, प्रोटेक्शन जो इन्हें रेड लिस्ट में, IUCN की रेड लिस्ट में वुलनरेबल कैटेगरी में डाला गया है। साइट्स के अंदर, साइट लिस्टिंग के अंदर अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड एक्ट 1972 के अंदर ही शेड्यूल 1 में इन्हें प्रोटेक्शन मिली हुई है। थ्रेट इनकी क्या है, सेम जैसे कि सभी की होती है, हैबिटेट लॉस, पोचिंग, बॉडी पार्ट्स के लिए पोचिंग की जाती है, और इन्हें परफॉर्मेंस के लिए कैप्चर किया जाता है, इनकी हंटिंग की जाती है। अगला हमारा आर्टिकल है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 के बारे में। 2.0 लिखा हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी फर्स्ट फेज भी रही होगी, यानी कि 1.0 भी आया होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। अटल इनोवेशन जो ये लॉन्च की गई थी, इसकी फर्स्ट फेज जो अटल इनोवेशन की जो सेकेंड एडिशन की जो आपका अटल इनोवेशन चैलेंज 2.0 इसका जो फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया है, जो इसका ANIC यानी कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे अटल जो आपका न्यू इंडिया चैलेंज 1.0, उसको 2018 में लॉन्च किया गया था। ये एक तरह की कॉल थी, एक तरह की जागरूकता के लिए वो था कि भाई जागो, उठो और इनोवेशन को, टेक्नोलॉजीज को लेके आइए और उनको बढ़ावा दीजिए इंडियन पीपल के लिए और इंडिया के लिए। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अटल इनोवेशन चैलेंज एक तरह का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसका, अटल इनोवेशन मिशन का, जो कि नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका एम यही है कि ये क्या करता है, ये खोजता है, सेलेक्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है, नर्चर करता है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी इनोवेशन होते हैं, यानी कि ओवरऑल इसका पर्पज है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, इनोवेशन को बढ़ावा देना। ठीक है, जो ये एनिक है, ये क्या करता है, इनोवेशन को प्रोटोटाइप स्टेज में होते हैं, जबकि इसका वो चल रहा होता है, मतलब जब ये एक तरह का, ये कह लीजिए, बन रहे होते हैं, मतलब उसकी अपनी मेकिंग फेज में होते हैं, तब इनको सपोर्ट किया जाता है। और जो स्टार्टअप फेज में जब ये इनको सेलेक्ट कर लिया जाता है कि हाँ ये प्रोटोटाइप आपका अच्छा है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, आगे बढ़ के वो बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा सकता है, बहुत बड़ी चीज़ कर सकता है, तो उनको फिर कॉमर्शलाइजेशन के लिए एक अगली स्टेज पे लेकर जाया जाता है। ठीक है, एक कोर्स के अंदर इसमें कितने टाइम का अवधि रहेगी, 12 से 18 मंथ की अवधि के अंदर इसको करना होगा। अब इसमें आगे बढ़ते, इसका विजन क्या है कि प्रोडक्ट को क्रिएट करना एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो प्रॉब्लम सोल्व करे, किसकी, नेशनल इंपॉर्टेंस की और सोशल रिलेवेंस की प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। ये नए सॉल्यूशंस को मार्केट में फाइंड आउट करता है और उनका कॉमर्शलाइजेशन करता है इंडियन के कंटेक्स्ट में। ऑब्जेक्टिव इसके यही है कि इन इनोवेशन को इंसेंटिवाइज करना, जो इंडियाज़ के क्रिटिकल एरियाज है डेवलपमेंट के ग्रोथ के, उसमें ये एक इंसेंटिवाइज करता है क्रिटिकल एरियाज को इनोवेशन के फील्ड में। ठीक है, जिसमें एक हेल्थ भी आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, वाटर एंड सैनिटेशन आ जाएगा, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, हाउसिंग, एनर्जी, मोबिलिटी, स्पेस एप्लीकेशन, ये कुछ एरियाज है जो इसमें काम करेगा। एनिक 1.0 की बात करें, ये एक ओपन इनोवेशन चैलेंज है जो कि पब्लिक डोमेन में रखा गया था कि इसको एडॉप्ट करो और क्या नाम, एक तरह का, और इसे एप्लीकेशन में लेके आइए। जो विनिंग स्टार्टअप थी, जिन्होंने जो चैलेंज को जीता, उन्हें सपोर्ट किया गया, उन्हें पैसा दिया गया, लगभग 1 करोड़ रुपया दिया गया कि आप अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाइए, आगे लेके जाइए और एक अच्छा इनोवेशन लेके आइए। एनिक 2.0 की बात करें, जो इसका फर्स्ट पेज है एनिक 2.0 का, इसमें 18 चैलेंजेस है। 18 चैलेंजेस किस किस सेक्टर में, 7 सेक्टर में। 7 सेक्टर कौन कौन से, ई मोबिलिटी, रोड ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, सैनिटेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेज एंड इक्विपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ये कुछ वो थे सेक्टर जिनमें इस चैलेंज को लॉन्च किया गया। अब थोड़ा सा अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जान लेते हैं। अटल इनोवेशन जो इंडिया गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव प्रोग्राम है, किसको प्रमोट करता है, ये इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो कि कल्चर बने इंडिया में, वो डेवलप हो, कंट्री में डेवलप हो, उसको प्रमोट करता है। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि नए प्रोग्राम्स को डेवलप करना, नई पॉलिसीज़ को फोस्टर करना, इनोवेशन लेके आना डिफरेंट सेक्टर में। ठीक है, और मेजर इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन के क्या है, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब चलाई गई है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो हमने पढ़ा अभी, मेंटर इंडिया कैंपेन, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म में फेमस है अराइज के नाम से। ठीक है, ये आज के हमारे आर्टिकल थे। आज के लिए इतना ही, कल हम नए सेशन के साथ फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।